राज्यपाल से मिलने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। हार के बाद राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये एक औपचारिकता होती है जो पूरी करनी होती है। अब राज्यपाल से मिलने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले अपनी हार भी स्वीकार की और उन्होंने कहा कि जनता का जो फैसला है उसे मैं स्वीकार करता हूं और ये कामना करता हूं कि आने वाली जो सरकार है वो हरियाणा को और आगे ले जाएगी। और अब हार के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हार के बाद राज्यपाल को वो अब अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस मसले पर कि क्या कुछ इक्वेशंस हो सकती हैं, इक्वेशंस के पीछे क्या कुछ दलीलें, क्या कुछ तर्क, क्या कुछ नफा नुकसान हो सकता है। हमारे साथ जयवीर शेरगिल साहब हैं कांग्रेस से। जयवीर जी, चर्चा ये चल रही थी कि किस तरह से लगातार जो है लॉस हो रहा है कांग्रेस को। इन राज्यों में भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन हुआ नहीं इस दौरान और उसका असर भी कहीं पर दिख रहा है। इस उदासीनता की वजह क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या ये मनोबल टूटता हुआ सा दिख रहा है? दो बातें कहना चाहूँगा। आज सुबह से कई चैनल्स पे मैं गया हूँ तो ये बात उठी है कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, एक दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ी है। पर हम हारे ज़रूर हैं और उस हार में कोई इफ़ और बट नहीं मैं लगा सकता। हार हार होती है, उसे हमें पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए और अपनी एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा, जब तक ख़त्म होने की बात आती है, आज भी हम 8 राज्यों में हैं और अगर आप 2014 के नज़रिए से देखिए, हमारा सिर्फ 16 सीट्स पे लीड थी 2014 लोकसभा असेंबली सीट्स पे महाराष्ट्र के अंदर। आज वो लीड कहीं जंप करके 16 से 44-45 टच कर गई है। तो मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र में एटलीस्ट अगर हम लोकसभा पर्सपेक्टिव से देखें, हमने फिर भी बेहतर किया है। दूसरा, आज जो आंकड़ा हमें मिला है, जितनी सीट्स हमें मिली हैं, 15 साल के बाद भी हम 45 में, बीजेपी 5 साल पहले उस आंकड़े पे थी। तो मैं नहीं समझता ये खत्म होने वाली बात अभी हमें कहनी चाहिए कि 15 साल एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद कि हम उस आंकड़े पे हैं जिस पे बीजेपी थी। तीसरा, 99 में आपको याद होगा कांग्रेस के लिए फिर दोबारा ऐसी बातें शुरू कर रही थी जब हम सिर्फ 3 राज्यों में हमारी सरकार रह गई थी और 3 राज्य से हम 11 राज्यों पे आ गए थे 2004 में। मैं ये नहीं कहता कि बहुत जो हार है उसको हम पूरी विनम्रता स्वीकार भी करते हैं और हमें बहुत लंबा सफ़र और एक कठिन आगे हमारे लिए रास्ता, जहां तक हमें दोबारा वोटर से जुड़ना पड़ेगा। पर यह कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कुछ कहूं तो एक ओवर एग्जैजरेशन हो जाएगी। जयवीर, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने हार स्वीकार की है, मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा कि जनता का जो फैसला है वो स्वीकार करते हैं। बीजेपी को उन्होंने इसके लिए शुक्रिया भी कहा है, मुबारकबाद भी दी है। तो ये सब कुछ क्या माना जाए कि हार तो स्वीकार की जा रही है, ये एक अलग मसला है, मुबारकबाद भी दी जाती है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जिस तरह से लगातार इस तरह का लॉस हो रहा है, ये बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जो सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है? नहीं, मैं मानता हूं कि जो ये पीरियड है, खासकर लोकसभा के जो चुनाव हुए और उसके बाद अब ये जो 2 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी के अंदर बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं, क्योंकि आज भी 1/3 जो उनके लोग हैं, यहाँ तो अगर आप हरियाणा और यहाँ तो कांग्रेस से छोड़ के गए हुए हैं या कुछ लोग शिवसेना से छोड़ के गए हुए हैं, जो 1/3 आज बीजेपी की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो टर्न कोट्स कहूँगा उनकी ज़्यादा है। पर जो अहम बात है, हर जगह, बेशक यूपीए 10 साल थी, महाराष्ट्र 15 साल थी, हरियाणा 10 साल थी, एक हमें कांग्रेस को एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप भी मानते पर हैं कि वो कोई हार का एक्सक्यूज भी नहीं हो सकता। ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही है, इसके पीछे मोदी फैक्टर या अमित शाह की मेहनत नहीं है या और कुछ नहीं है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होता तो मोदी गुजरात में तीसरी बार क्यों जीते? कई मुख्यमंत्री 3-3 बार 4-4 बार जीते रहे हैं। ये मामला शीला कुल मिला के पूरे भारत में 10 साल केंद्र में जो कांग्रेस का राज्य रहा और उसमें जो अपूर्व भ्रष्टाचार हुआ और उसमें एक तरह से नकली सरकार बैठा रखी थी, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, एक महिला सत्तारूढ़ पार्टी की अध्यक्ष थी जिनको भाषण देने के लिए भी किसी से लिखवा के और पढ़ना पड़ता था, और एक परिवार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह
सत्ता चलाने का अधिकार दे दिया। तो ये नकली जो नक्शा खड़ा हुआ था इसको तो ढहना ही था, और इसको ढहाने के लिए कोई महाबली चाहिए था। वो महाबली नरेंद्र मोदी की तौर पर उभरा। और ये तो जिस दिन नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा चुनाव जीता गुजरात का, उसी दिन शाम को मैंने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री के द्वार पर नरेंद्र मोदी दस्तक दे रहा है, और दस्तक भी दे दिए, द्वार को खोल भी दिए। और मैं समझता हूँ कि अब चुनौती सामने है कि नरेंद्र मोदी अब काम करके दिखाए। हाँ, एक परिवर्तन लाके किया दिखाए है ये इन 4 महीनों में ही, और एक भरोसा पैदा करने की कोशिश की है। चाहे बहुत सारी नीतियों की बात हो, बहुत सारी योजनाओं की बात हो, बहुत सारे दौरे उनके रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसका असर कहीं ना कहीं पड़ा। और जनता का दिल जीतने के लिए, उनमें भरोसा पैदा करने के लिए ये बात बहुत जरूरी है, और शायद भरोसा पैदा हो रहा है। इक्वेशन पे भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के रुझानों से ही तय हो गया था कि बीजेपी को किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी, और इस जरूरत पर संघ ने जांचा परखा एक फॉर्मूला भी सुझा दिया था। संघ चाहता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हो और 1995 के फॉर्मूले पर सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनना तय है। शिवसेना साथ देने के लिए मान गई है क्या? बीजेपी ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो महाराष्ट्र को एक साफ सुथरी सरकार देगी, लेकिन क्या शिवसेना के समर्थन के बिना ये मुमकिन होगा? क्या शिवसेना बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देगी? और अगर शिवसेना सरकार में शामिल होगी तो क्या वो बीजेपी से ये शर्त रखेगी कि सीएम उसकी ही पसंद का होगा? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को अभी देना बाकी है, क्योंकि अगर बीजेपी और शिवसेना को साथ मिलकर दिवाली मनानी है तो इस बड़े धमाके की तैयारी दिवाली से पहले ही करनी होगी। लेकिन शिवसेना कह रही है कि बीजेपी पहले प्रस्ताव तो भेजे। उस तरह का प्रपोजल अगर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के पास दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ रखते हैं, तो उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिए उसके ऊपर उद्धव जी जो भी सोच करेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। संघ ने 1995 वाला फॉर्मूला दे दिया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए संघ ने बीजेपी को फॉर्मूला सुझा दिया है। संघ के प्रचारक MG वैद्य ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी स्वाभाविक मित्र हैं, और इसलिए 1995 के फॉर्मूले पर ही महाराष्ट्र में इस बार भी सरकार बनेगी। शिवसेना के साथ मेल होगा, और जैसा 1995 में सरकार थी उसी प्रकार की सरकार अभी 2014 में भी बनेगी। संघ के फॉर्मूले को मान लेगी शिवसेना? संघ के नेता MG वैद्य ने 1995 के फॉर्मूले पर जोर दिया है। वैद्य के मुताबिक 1995 में शिवसेना का सीएम और बीजेपी का डिप्टी सीएम बना था। इस बार चूंकि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए सीएम बीजेपी का होना चाहिए। क्या वैद्य के इस फॉर्मूले को शिवसेना मान लेगी? शिवसेना किन शर्तों के साथ शामिल होगी? देवेंद्र फडणवीस ने जिस विश्वास के साथ सरकार बनाने का भरोसा दिलाया है, उसे तो साफ लगता है कि शिवसेना से बीजेपी की बात बन गई है। शायद शिवसेना ने बीजेपी को भरोसा दे दिया है कि वो उसका समर्थन करेगी, लेकिन वो समर्थन कैसा होगा, बाहर से या सरकार में शामिल होकर? शिवसेना समर्थन देने के नाम पर क्या शर्त रखेगी? साधारणतः सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री रहेगा। 1950 में भी, 1995 में भी शिवसेना का मुख्यमंत्री था। पहले मनोहर जोशी थे, तो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, गोपीनाथ जी मुंडे थे। फिर नारायण राणे मुख्यमंत्री बने तो भी उप मुख्यमंत्री भाजपा का ही था। वैसी स्थिति इस समय आएगी, और मुझे लगता है कि शिवसेना इसको मान लेगी। शिवसेना की तरफ से उद्धव लेंगे फैसला। उद्धव ठाकरे साहब जो शिवसेना के पार्टी चीफ है, उनसे बात करने के बाद, हमारी चर्चा होने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा, और उद्धव जी भी इस बारे में निर्णय लेंगे। बीजेपी कह रही है, देखिए आगे होता क्या है। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। होना तो वही है जो जनता ने तय कर दिया है।
महाराष्ट्र का जनादेश साफ साफ कह रहा है कि बीजेपी और शिवसेना को फिर से एक साथ आना होगा, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही महाराष्ट्र में इस वक्त। जैसा कि संघ प्रचारक जो हैं उन्होंने भी कहा कि 1995 के फॉर्मूले पर बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कौन किसकी सलाह मानेगा, किस दिशा में जाएगा, किस ओर जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। 6 बजे संसदीय दल की बैठक है, उसमें कुछ अहम फैसले और कुछ अहम बातें सामने रखी जाएंगी कि क्या कुछ फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। श्याम जाजू जी भी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा में। श्याम जाजू जी, ये ऑब्वियस है लेकिन आपसे एक बार फिर भी पूछ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये दोनों राज्यों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद है। हरियाणा और महाराष्ट्र ये कांग्रेस के पुराने गढ़ रहे हैं। आज तक हमने कभी अपने प्योर बलबूते पर हम हरियाणा में मेजॉरिटी में आएंगे ये कभी हमने सोचा नहीं था। और महाराष्ट्र में भी हमने अपनी संख्या डबल कर ली है। आज तक हम गठबंधन के साथ लड़के भी 65 के ऊपर कभी हम आए नहीं थे। इस बार महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों से हमने नेतृत्व किया है, कोई भी अनटचेबल एरिया हमारे लिए रहा नहीं है और काफी अच्छा प्रतिनिधित्व हमें मिला है और नंबर 1 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम बनकर आए हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है। जाजू जी, बीजेपी अब किस तरफ रुख करेगी अपना? एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ एनसीपी भी हाथ बढ़ा रही है। भी बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना भी हमारा नेचुरल मित्र है, गए 25 साल से हमारा गठबंधन कुठे आहे, काय आहे, शिवसेनेच्या बैठका सुरू आहे। स्वतः उद्धव ठाकरे हे निर्णय घेतील आणि आपल्यापर्यंत येईल। शिवसेना की अब भूमिका क्या होने वाली है? शिवसेना की भूमिका आपको जल्दी ही सामने आ जाएगी। ये भूमिका आज ही सामने आनी चाहिए, ऐसा कोई हमारा निर्णय नहीं हुआ है। उद्धव जी के साथ हमारी अभी बातचीत हो गई है, हम सब नेता बैठे थे, उद्धव जी भी है। हम अकेले लड़े महाराष्ट्र में, हमारे पास न सत्ता थी न कोई यंत्रणा थी। एक बाजू में वहाँ से दिल्ली की सत्ता, प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री, दूसरे बाजू में महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का सरकार, फिर भी हम अकेले लड़े और हमें अच्छा यश मिला। बेहतर होता, स्थिति थोड़ी बेहतर होती अगर 151 सीट की थोड़ी होती। ठीक है, नतीजे बुरे भी नहीं। सर, सेना का परहेज करेगी बीजेपी से? बीजेपी को हम भी नहीं तोड़ना चाहते थे। एनसीपी ने समर्थन देने की घोषणा की है बीजेपी को, कितना प्रेशर पड़ेगा? कोई प्रेशर नहीं हमारे, लेकिन आप हम सभी विकल्प हमारे लिए भी खुले हैं। हम भी राजनीति में हैं। शिवसेना भी एक बड़े दल के रूप में उभर कर आई है। ठीक है, कुछ सीटें कम मिली है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारी भी पार्टी बड़ी है। तो आप सुन रहे थे संजय राउत को। उनका भी ये कहना था कि केंद्र की मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव थी, वो काम कर रही थी और उसका असर ये दिखा है और हम भी किसी से कम नहीं है, हमने भी मैदान मारा है। किंग ना सही, किंग मेकर की स्थिति में वो भी हैं। श्याम जाजू जी, अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ने का फैसला हमारा नहीं था। संजय राउत भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं तोड़ना चाहते थे, फिर कैसे टूट गया? अमित शाह जी ने सही कहा है कि 24 घंटे पहले तक हमारी पूरी कोशिश गठबंधन चालू रहे। इस गठबंधन को पुराने बैकग्राउंड है, बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे इस युति के शिल्पकार है। इसलिए गठबंधन चलना चाहिए, यह हमारी भूमिका थी। पर आखिर हमें सीट एडजस्टमेंट में उसे यश नहीं आया। पहले ही सीएम की घोषणा शिवसेना की ओर से की गई और जो भी हुआ वो हुआ।
अब सवाल यह है कि जनता ने अभी जो न्याय जयवीर शेरगिल कांग्रेस से हमारे साथ हैं। जयवीर जी, आपने बातें सुनी हैं श्याम जाजू जी की, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति बनी थी दोनों तरफ से और ये हुआ। अब अगर इस परिस्थिति में फिर से हाथ मिलाती है बीजेपी और शिवसेना, उद्धव को सीएम बनाया जाता है या और कोई संभावना बनती हुई दिखती है, इसे किस रूप में देख रही कांग्रेस, आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जो उनकी अलायंस ब्रेकअप और अब जो भी करेंगे वो उनका इंटरनल पार्टी मैटर है, पर मुझे लगता है जो पहले अलायंस टूटा वो शिवसेना को एक मैसेज भेजना था अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर्स को, कि बीजेपी को अभी भी अपनी जीत का हैंगओवर है। कहीं वो शिवसेना को एक अपना सबॉर्डिनेट दिखाना चाहती थी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में, उस कारण मुझे लगता है ये टूटा है। और अब पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स एनिमीज नहीं होते, वो भी फैक्ट है कि वो 25 साल से एक दूसरे अलायंस पर जिस तरह की शब्दावली यूज की गई, अमित शाह ने बोला कि इन चूहों को हमने ही शेर बनाया था, ऐसी जब एक बहुत हाई स्ट्रांग बिटरनेस आ गई थी दोनों के रिलेशनशिप में, तो एक अब मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि जब इनका पोस्ट पोल अलायंस और किन शर्तों पे होगा। और जहां तक आपने एनसीपी की मैं रिपोर्ट्स में देख रहा हूं बाहर के आउटसाइड सपोर्ट एनसीपी से मांगने की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल होगा, और बीजेपी और शिवसेना अगर हाथ मिलाती तो इसमें आश्चर्य होगा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों की गई और गठबंधन में गांठ पड़ी, अलग हुए, और एनसीपी की बात कहना चाहूंगा आपको। 12 अक्टूबर को याद होगा, एक पंधाड़पुर, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, पंधाड़पुर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे थे कि एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, और कहा था कि अगर एनसीपी किसी भी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में आती है तो करप्शन 15 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो अगर उनकी आउटसाइड सपोर्ट भी लेते हैं तो मतलब और साबित हो जाएगा बीजेपी की ये जो सारी करप्शन का ये जो बात करते हैं हर मंच पे चढ़ के, कि वो सिर्फ एक दिखावा है, और एक वो ऐसी पार्टी जिसको मानते हैं कि 15 टाइम्स करप्शन बढ़ जाएगी, उसका आउटसाइड सपोर्ट लेने को तैयार है। तो मुझे दोनों पार्टीज के साथ थोड़ा एक वो कहते हैं ना, घूट पीकर या थोड़ा कौड़ा घूट पीकर ही शौक गए आप इन सारी चीजों को देखकर। ठीक है, वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पहले हम राखी बख्शी जी के पास एक बार चलते हैं। मैं शेरगिल साहब से एक सवाल पूछना चाह रही थी स्टूडियो से, कि आप अभी एनसीपी के बारे में ये बात कर रहे थे, लेकिन एनसीपी अभी से कुछ दिन पहले तक ही आपके साथ सहयोगी थी और सरकार में थे आप साथ साथ। दूसरा कि आपको ये समझने में शायद गलती हुई कि एनसीपी की दिशा आगे क्या हो सकती है और उस हिसाब से शायद रणनीति आपकी और मजबूत हो सकती थी। तीसरी कि लोगों ने ये कहा कि अगर आप दोनों साथ होते तो शायद अच्छी टक्कर दे सकते थे। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है शेरगिल साहब? तीन बातें कहना चाहूँगा। पहले, इसमें कोई शक नहीं, हमने एनसीपी के साथ 15 साल तकरीबन हमारी अलायंस रही है और बहुत अच्छा काम किया है। हमारी एनसीपी पे जो हमारा डिस्प्यूट हुआ है वो सिर्फ सीट शेयरिंग अरेंजमेंट को लेके हुआ है। उसके बाद शरद पवार जी का भी इंटरव्यू आया जहां उन्होंने कुछ कांग्रेस पे एलिगेशंस लगाई, पर ऑन आइडियोलॉजी हमारा आज भी कोई डिफरेंस नहीं है एनसीपी के साथ। जो मैंने अपना एग्जांपल दिया था एनसीपी और मोदी जी को लेके दिया था कि शब्दावली जो यूज हुई है और जो उन्होंने कहा कि एनसीपी एक नेशनली करप्ट पार्टी है, नेचुरली करप्ट पार्टी है, इन शब्दावली के बावजूद पैचअप कैसे होगा? मैं जी बिल्कुल सही, लेकिन ये आप अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद ये संकेत आ रहे हैं कि एनसीपी बीजेपी से बात करके आगे आ सकती है, इसलिए शायद ये मौका ऐसा है जब आपको भी ये कहना पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ आता है राजनीति में। उसमें मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हमारा ठीक है। तो वैदिक जी आपके पास लौटते हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर शेरगिल जी ने भी कही और बीजेपी की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई कि हमने साथ नहीं छोड़ा था लेकिन गठबंधन में गांठ तो पड़ी। तो क्या ये एक बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए भी कि शिवसेना के साथ जो गांठ लगा गठबंधन है उसके साथ आगे बढ़े, उसमें या फिर सीएम कैंडिडेट को लेकर 3 से 4 नाम है, संघ का दबाव भी होगा, बहुत सारी परिस्थितियां हैं इस वक्त बीजेपी के सामने। शिवसेना और भाजपा का जो संबंध है उसको गांठ क्यों कहना? वो तो एक छोटी सी अटकन थी चुनाव के वक्त की, वो अटकन अब सुलझ जाएगी। और जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि एनसीपी ने भी अपना समर्थन घोषित कर दिया है, मैंने सुबह कहा था कि वो घोषित करेंगे,
उससे जो शिवसेना के पास टांग खींचने की ताकत थी, जिसको अंग्रेजी में लोग ब्लैकमेलिंग पावर कह देते हैं, वो पावर भी नष्ट हो गया। ये सुबह मैंने कहा था। तो अब मुझे लगता है कि शिवसेना को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसमें अब उनको ये भी शिकायत नहीं रहेगी कि अमित शाह ने हमको धमकी दी, या भाजपा के लोगों को अहंकार हो गया था। भाजपा को जितनी सीटें मिली हैं उससे आधी उनको मिली हैं। और अब उद्धव ठाकरे ने मेरे ख्याल से चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए उनको भी ये कोई समस्या नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा। किसी और को एक वरिष्ठ मंत्री के तौर पर रख दें और जो भाजपा कहे और जो वो कहें दोनों मिल के आपस में बैठे और बढ़िया सरकार बनाए, ऐसी मजबूत सरकार बनाए कि ये सरकार, देखिए दिल्ली में बनेगी राजनीतिक बनी हुई है राजनीतिक सरकार, और वहाँ है वित्तीय सरकार। बम्बई और दिल्ली दोनों जगह भाजपा का राज्य हो तो देश को आगे बढ़ने में ऐसा लगेगा कि उसके रथ में दो पहिए लग गए। तो इस मजबूती से शिवसेना को चलना चाहिए। लेकिन शिवसेना अभी भी वही अफजल बेग और इधर उधर की भाषा बोलती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत गड़बड़ हो सकती है। और सरकार तो चलेगी, और अगर नहीं बनने देंगे सरकार, मानो किसी वजह से न बने, तो भी वहाँ केंद्र की सरकार ही रहेगी, राज्यपाल का शासन रहेगा, राष्ट्रपति का शासन रहेगा, तो किसका शासन रहेगा। और फिर अगर चुनाव होते हैं दोबारा तो हम समझते हैं कि शिवसेना को जीवन भर के लिए इतनी बड़ी सजा महाराष्ट्र की जनता देगी कि उसकी क्षतिपूर्ति फिर नहीं हो पाएगी। तो हम समझते हैं शिवसेना के लिए बिल्कुल सही समय है कि भाजपा के साथ सहयोग करे और पुराना प्रेम कायम करे, और बड़े उत्साह के साथ सिर ऊंचा करके, ये नहीं कि भाजपा के लोग उनको अपमानित करना चाहते हैं, ससम्मान भाजपा के साथ फिर से गठजोड़ करे और चुनाव के दौरान की बातें भूल जाएं। चुनाव में तो कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बोली गई बातें, वो बात रात गई सो बात गई। श्याम जाजू जी, आपने भी ये सारी चर्चा सुनी है। जीत तो अपने आप में ये एक बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ एक बड़ा कमबैक अकेले चलते हुए अपनी दिशा में, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती थी हरियाणा, वहाँ भी मैदान मारा है बीजेपी ने। और इसके साथ साथ कई चीज़ें खास हुई हैं कि छत्रपों का जो कमज़ोर होना या एक पतन की दिशा में जाना, ये एक बड़ी चीज़ें हो रही हैं। जातिगत राजनीति, परिवारवाद, इन चीज़ों से ऊपर उठकर अब सारी चीज़ें हो रही हैं और एक लहर के तौर पर वोटिंग हो रही है एक दिशा में। निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव से ही मोदी जी ने जात पात के ऊपर, संप्रदायवाद के ऊपर, प्रादेशिक